स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रिस्पिरेशन के प्रोसेसेस को पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। दैट मीन्स ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है, कैसे ब्रीदिंग को परफॉर्म किया जाता है पूरे के पूरे, ठीक है ना। पर इसके पहले थोड़ा सा हम लोग लंग्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम लोग फिगर वगैरह में तो देखे थे कि लंग्स क्या है कैसे है, पर उसका मोटा मोटी कुछ बेसिक जो उसके बारे में डिटेल जो उसका इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा हम डिटेल में आपको दे दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लंग्स क्या है, ठीक है ना, और ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे ये फिक्स है। तो बेसिकली लंग्स जो होता है ह्यूमन बॉडी में वन पेयर में, यानी कि नंबर में 2 और पेयर में 1, ठीक है ना। हमारे लेफ्ट और राइट साइड में क्या है ये होता है, ठीक है ना। और लेफ्ट और राइट साइड में भी ये कहाँ होता है, हमारे सीने में होता है। हमारा जो चेस्ट है ना जी, इसी चेस्ट में, ठीक है ना। चेस्ट जो होता है ये एक तरह के कीव से बना हुआ है, ठीक है ना। चेस्ट में दोनों ही तरफ 12-12 पेयर में क्या होता है, ठीक है ना, रिब्स होता है, ठीक है। हमारे चेस्ट में कभी आप लोग गौर कीजिएगा कि चेस्ट को 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो एक तरफ, ठीक है ना, राइट साइड में 12 रिब्स और लेफ्ट साइड में 12 रिब्स, ठीक है ना। दैट मीन्स 24, ठीक है ना। रिब्स कितने हो गए, 24 हो गए, राइट और लेफ्ट को मिला दिया जाए तो, ठीक है ना। इन दोनों पसलियों से क्या होता है, ठीक है, कवर्ड होता है, ठीक है। और इसी चेस्ट केव में हमारा क्या होता है, लंग्स सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। तो चूंकि लंग्स भी क्या होता है, दो होता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। ये हमारे प्लूरल कैविटीज़ में होता है। जिस कैविटी में हमारा लंग्स फिक्स है ह्यूमन बॉडी के, उसको क्या कहा गया, प्लूरल कैविटी कहा गया, ठीक है ना। क्या कहा गया, प्लूरल कैविटी कहा गया, ठीक है। जो लंग्स होता है ये स्पॉन्जी, ठीक है ना, पिंक कलर का, ठीक है, बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो अपने चारों तरफ, इस पूरे के पूरे लंग्स के चारों तरफ बहुत ही क्या है, एक पतला सा कैविटी है, ठीक है ना। जिस कैविटी में हमारा लंग्स फिक्स है उस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहा गया, अभी जैसे अभी जिक्र किए हैं। इस प्लूरल कैविटी के ठीक बाहर, दैट मीन्स लंग्स के बाद प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के बाद क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिससे दोनों ही लंग्स क्या है, कवर अप है। उस मेम्ब्रेन को पेराइटल प्लूरा कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पेराइटल प्लूरा कहा जाता है। लंग्स और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है अभी बताया है, ठीक है ना, जिसको प्लूरल कैविटी कहा गया। इस कैविटी में एक खास तरह का फ्लूइड भरा रहता है जो कैसा होता है, म्यूकस के जैसा होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, फैलने में और सिकुड़ने में। यानी कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है ना, जब एयर अंदर लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है ना जी, तो उस दौरान ये हमारे मेम्ब्रेन के साथ में इसके बीच में फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसमें क्या होता है, म्यूकस जैसा लिपिड फुलफिल रहता है, जिसकी वजह से हमारा लंग्स क्या हो, सेफ रहे, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है, ये तो रहा हम लोग लंग्स के बारे में जाने, ठीक है ना। जो ब्रीदिंग होता है इस ब्रीदिंग को श्वसन कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रीदिंग को दो, ये जो ब्रीदिंग जो ये टॉपिक है, इस पूरे के पूरे ब्रीदिंग को, ठीक है ना, 2 अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो ब्रीदिंग जो है ये 2 अलग अलग प्रोसेसेस का क्या है, कंबाइन फॉर्म है, ठीक है ना। अब आखिर वो 2 अलग अलग प्रोसेस क्या है, तो पहला है इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब हवा को अंदर लेना, और एक्स का मतलब हवा को बाहर करना, ठीक है ना। पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इनहेलेशन को डिफाइन कर दे रहे हैं। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में हवा, ठीक है ना, विंड जो होता है हमारे नोज़ से होते हुए हमारे लंग्स में, ठीक है ना, और लंग्स के वॉल से, यानी कि लंग्स में बताया था ना, छोटा छोटा बॉल लाइक एयर सैक होता है जी, जिससे क्या होता है, जिसमें आके ऑक्सीजन, दैट मीन्स एयर स्टोर होता है, और वहीं से ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के जरिए चला जाता है। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि एयर को हम लोग अपने नोज से कहाँ पर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, और लंग्स से ब्लड कैपिलरीज होते हुए कहाँ पहुँच जाता है ये जी,
ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, इनहेलेशन, ठीक है ना। और इसके ठीक अपोजिट जिसमें क्या हो, CO2 को हमारे ब्लड से, ब्लड कैपिलरीज के जरिए लंग्स से हमारे नोज होते हुए बॉडी से बाहर एक्सहेल करने के प्रोसेस को क्या कहा गया, एक्सहेलेशन कहा गया, ठीक है ना। बस यही दोनों ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, बाकी कुछ भी नहीं, बस इसमें हम लोग को यही जानना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, 4 अलग पॉइंट दिया गया है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। जैसे दिया गया इनहेलेशन का पहला पॉइंट कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी को ही चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। हमारा जो लंग्स है किस कैविटी में फिक्स है, थोरेसिक कैविटी में फिक्स है, ठीक है ना, जिसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनहेलेशन के दौरान हमारा जो चेस्ट कैविटी है यानी कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी है ये क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है ना। इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है ना। इनहेलेशन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है ये बताया जा रहा है यहाँ पे 4 अलग पॉइंट के जरिए। दूसरे बार में क्या होता है कि रिब्स लिफ्ट अप, इनहेल किए तो हमारा रिब्स जो होता है यानी कि जो हमारे सीने का जो क्या है, जो उसको क्या बोलते हैं, रिब्स नहीं बोलते हैं ना जी, जो पतला पतला सा हड्डी है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पसली बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा 12 पेयर जो रिब्स है ये क्या होता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये ऊपर की ओर लिफ्ट अप होता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरे में क्या होता है, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इनटू शेप्ड। यहाँ पे एक बात आप लोग को बताना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारा कैविटी है जिसमें हमारा थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बारे में हम आपको अभी हाल में ही पिछले टॉपिक न्यूट्रिशन में बताए थे कि हमारा जो स्टोमक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा किस कैविटी में आता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि जो स्टोमक का जो पार्ट है ना हमारा, वो पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी में आता है, ठीक है ना। और स्टोमक के ठीक ऊपर जिसमें हमारा क्या है, चेस्ट आता है, जिसको चेस्ट कैविटी कहा गया, तो इसको थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। पर इन दोनों कैविटी को एक खास तरह के मेम्ब्रेन के जरिए क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है ना, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है, यानी कि लंग्स, हार्ट, ये सब किस में आता है, आपका थोरेसिक कैविटी में आता है। और एब्डोमिनल कैविटी में आपका आ जाता है क्या, स्टोमक आ जाएगा, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब क्या आ जाएगा, आपका एब्डोमिनल कैविटी में आता है, ठीक है ना। तो दोनों ही कैविटी को सेपरेट कौन कर रहा है, एक खास तरह का मेम्ब्रेन करता है जिसको डायफ्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे उसी डायफ्राम का जिक्र किया गया है थर्ड नंबर पॉइंट में कि डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। डायफ्राम क्या जाता है, शेप में फ्लैट हो जाता है, फ्लैट का मतलब समतल, एक बराबर, ठीक है ना। फोर्थ वन इज वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग्स। और हमारा लंग्स का वॉल्यूम जो होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि लंग्स फैलता है ना जी, हवा जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये पूरा का पूरा इनहेलेशन में यही काम होता है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद का तो बताया है कि नोज़ के जरिए एयर हमारे लंग्स में पहुंचता है, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज से ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और अगेन उसी ब्लड से CO2 ब्लड कैपिलरीज के जरिए लंग्स में, और लंग्स से नोज़ होते हुए हमारे बॉडी से बाहर एक्सहेल हो जाता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था हमारा। एक्सहेलेशन में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब थोरेसिक कैविटी जब हम लोग हवा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारा जो चेस्ट है, जो थोरेसिक कैविटी है, ये क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है ना जी, सिकुड़ जाता है ना, तो इसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर इज रिब्स मूव डाउनवर्ड, और हमारा जो रिब्स है, ठीक है ना, वो नीचे की ओर झुक जाता है, ठीक है, जब हम लोग हवा छोड़ते हैं तो। तीसरा, डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, ठीक है ना, डायफ्राम फिर से अपने मेन शेप में क्या आ जाता है, आ जाता है, ठीक है ना। और चौथा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज, और सांस छोड़ने के बाद हमारा लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। बस यही था मैकेनिज्म ऑफ क्या, ब्रीदिंग, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब का सब टॉपिक अभी आप लोग हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप गौर कीजिएगा, बस वही टॉपिक फिर से आ रहा है, ठीक है ना।
गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? एल्वियोलस का मतलब समझ में आ रहा है? एयर सैक जी, अभी बताया ना, लंग्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे एयर सैक होते हैं। इनकी संख्या 3 × 10⁸ होता है। कितने नंबर में होते हैं ये? 3 × 10⁸ इनका नंबर होता है एक लंग्स में, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए एयर जो है, जो किस किस क्या होता है, रिच इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में रिच होता है। यानी कि ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो क्या होता है, ब्लड के जरिए कहाँ जाएगा, बाइंड्स विथ, अभी बताए थे, जो हवा हम लोग क्या करते हैं, नोज से लंग्स में लेते हैं, लंग्स से ब्लड कैपिलरीज के जरिए ब्लड में जाएगा। और ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जी जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो ऑफ कोर्स नॉट, आरबीसी, ठीक है ना। आप लोग को बैक में बताए हुए थे, टिश्यूज जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पे पता होगा कि ब्लड का जो कंपोनेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो आरबीसी का काम क्या होता है, आपको ये सब कैरी करना ना। तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। एक आरबीसी का मॉलिक्यूल 4 नंबर में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस उसी प्रोसेस को लिखा गया है। तो ब्लड में आने के बाद क्या होता है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का, वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन टिश्यूज, और ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यूज में रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, चला जाता है। इसका ठीक अपोजिट CO2 क्या होता है, टिश्यूज से बाहर निकलता है, फिर ब्लड में आता है, ब्लड की हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्या करे, अटैच हो, कंबाइन हो, बाइंड हो, तो कौन सा यौगिक बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन बाइंड हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये बाइंड होकर क्या बनाता है, ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है CO2, ठीक है ना, CO2 डिजॉल्व इन ब्लड। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्लड वेसल यानी कि ब्लड कैपिलरीज के जरिए कहाँ पहुँचता है, आपका एल्वियोलर सैक में। और एल्वियोलर सैक से ये क्या होता है, नोस्ट्रिल होते हुए, यानी कि हमारे लंग्स से नोज होते हुए, नोस्ट्रिल होते हुए क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। बस यही क्या है, फंक्शंस हैं पूरे ह्यूमन बींग्स में ब्लड के सर्कुलेशन का, रेस्पिरेशन का, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टर्म का यूज़ किया गया है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रह रहे हैं, ज़मीनी सतह पे रह रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, यूज्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। इस धरती पे जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो लैंड पे रह रहे हैं, वो सारे के सारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सीधे यूज़ करता है लोग रेस्पिरेशन में। बट इसके ठीक अपोजिट जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो किस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जी, एक्वाटिक ऑक्सीजन का। बट वो किस तरह का ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या करता है, ये बस उसी ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये बस उसी ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो, ना कि एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है। इसी के वजह से बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। पानी के बाहर जैसे उनको ज़मीनी पे लेके स्तर पे लेके आया जाता है, लैंड पे लेके आया जाता है, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अंतर दोनों में समझ में आया क्यों ऐसा है। अब एक टॉपिक और हम लोग का, प्लांट्स में रिस्पिरेशन कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग को पूरे के पूरे 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ह्यूमन मिक्स के बारे में पढ़ना है और प्लांट्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। कि प्लांट्स में अगर पढ़ना है लाइफ प्रोसेस को, तो प्लांट्स में कैसे परफॉर्म हो रहा है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और अगर एनिमल्स में अगर आते हैं हम लोग, तो बस एनिमल्स में हम लोग को ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्लांट्स में जब बात करते हैं क्या, रिस्पिरेशन की, तो प्लांट्स में रिस्पिरेशन को बहुत ही सिंपल वे में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। और प्लांट्स में इनका जो प्रोसेस है, मेथड है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। प्लांट्स में मुख्य रूप से रिस्पिरेशन बस प्लांट्स के 3 पार्ट्स, उसके लीव्स से, उसके स्टेम से, दैट मीन्स बार्क से, और तीसरा उसके रूट से, रूट हेयर, ठीक है ना। पूरे के पूरे प्लांट में इन्हीं 3 अलग अलग पार्ट से क्या होते हैं, रिस्पिरेशन को अलग अलग फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर लिप्स से निकलता है तो लिप्स में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, ठीक है ना, टीनी पोर्स, वही स्टोमाटा होता है ना जी।
अगर लिप्स में बात करते हैं तो लिप्स में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, जिसके जरिए क्या करता है, लिप्स रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। उसी तरह स्टेम की जब बात करते हैं या फिर क्या बार्क की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए उसमें भी क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। पर स्टेम में जो टीनी पोर होता है उसको लेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है ना। स्टेम में जो टीनी पोर्स होते हैं उनको लेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेम में इंटर सेलुलर स्पीसीज के जरिए भी क्या होता है, प्लांट्स अपने स्टेम में लेंटिकल्स और इंटर सेलुलर स्पीसीज के जरिए भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं रूट की, ठीक है ना। तो रूट से बेसिकली रूट हेयर के ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रिस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स एनिमल की तुलना में इनका जो रिस्पिरेशन का मैकेनिज़्म है सबसे सिंपल और सबसे इजी है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और बात समझने वाला है, वो ये कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमल्स की तुलना में प्लांट्स में रिस्पिरेशन का प्रोसेस कितना धीमा है, ठीक है ना, कितना स्लो है, इससे पता चलता है इस बात से, ठीक है ना। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अब हम लोग कल से नए क्लास में पढ़ेंगे। ओके।